जोहार फ्रेंड्स, लर्नर्स गराज झारखंड में आप सबका पुनः स्वागत है। आज है 1 नवंबर 2025 और आज के न्यूज़पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेंगे झारखंड से सबको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं विद स्टेटिक बैकग्राउंड। इसमें सिर्फ झारखंड करंट अफेयर्स नहीं रहेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा। ये लेक्चर जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, इंक्लूडिंग जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस। सबको डिटेल में जो है से कवर कराया जाएगा और मैं बताते चलूंगा कि कौन सा टॉपिक जो है से मेंस में आपको किस वाले टॉपिक में हेल्प करेगा। अभी तो धीरे धीरे चीज़ें शुरू हुआ है, बाद में आपको कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर देखने को मिलेगा। ओके, तो एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। अभी आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार बार चिल्ला रही है कि सारंडा को अभयारण्य यानी कि सेंचुरी आप घोषित कीजिए, परंतु स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो झारखंड गवर्नमेंट है कान में तेल डालकर सोई हुई है। क्या कंसर्न है गवर्नमेंट का, क्यों इसको घोषित नहीं कर रही है, सबको डिटेल में आगे जो है से डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, अभी तो लेक्चर बहुत दिनों के पश्चात मैं शुरू कर रहा हूँ और चीज़ों को कस्टमाइज करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। तो धीरे धीरे जो है से ये सब जितना सेक्शन है उस तरह से लेक्चर हमारा चलेगा कि पहले इंपॉर्टेंट डेज, पर्सन्स, प्लेस सब डिस्कस करूंगा, झारखंड करंट अफेयर डिस्कस करूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, कुछ शॉर्ट न्यूज़ होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा, मैप क्वेश्चन होगा, कुछ एक फैक्ट देखेंगे जिसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, जेपीएससी और जेएसएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसका भी एनालिसिस देखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उसका आंसर मैं बताते चलूंगा। तो इस तरह से जो है लेक्चर रहेगा, बट आज जो है सारा चीज़ इंक्लूड उसमें नहीं किया गया है क्योंकि काफ़ी समय लग गया, बहुत दिनों के पश्चात मैं लेक्चर को शुरू कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको एक मोटिवेशनल कोट देखने को मिलेगा। ये जो लेक्चर है सिर्फ आपको करंट अफेयर्स में हेल्प नहीं करेगा, ये जो लेक्चर है आपको करंट अफेयर्स के साथ स्टेटिक बैकग्राउंड भी कवर कराएगा और होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका कराएगा, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में आपको मदद करेगा। सिर्फ जॉब लेना जरूरी नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ में जो है से एक बोली कि रिस्पॉन्सिबल इंसान अपने फैमिली के प्रति, अपने जो प्रांत है या फिर देश है उसके प्रति एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी आपको बनना जरूरी है। तो सबके लिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करेगा ये लेक्चर। अभी धीरे धीरे शुरू किया हूँ और धीरे धीरे सब चीज़ जो आपको आगे मिलता चला जाएगा, ठीक है, प्रॉपर वे में। तो चलिए क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मोटिवेशनल कोट जो है से आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कोट किया गया है कि स्मॉल एम इज अ क्राइम, यानी कि छोटा लक्ष्य अगर जीवन में आप देखते हैं तो एक क्राइम है। ग्रेट एम, ठीक है, ग्रेट एम रखिए जीवन में, जो है से अपना जो एम है वो हमेशा हाइयर रखिए। महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि सादा जीवन और उच्च विचार रखिए, ठीक है, यानी कि लाइफ में जो है से एम है हमेशा आपका ग्रेटर होना चाहिए। और अभी तो प्रेमानंद महाराज भी यही कहते हैं कि जीवन में जो बनना चाहते हैं वैसा ही जो है से थॉट रखिए, नहीं तो जैसा थॉट रखिएगा वैसी स्थिति आ जाएगा। तो मैं सोचिएगा कि हमेशा से मैं ऐसा हूँ, ऐसा ही रहूँगा, तो सिचुएशन आपका चेंज होने वाला नहीं है। सबसे पहले अपना माइंड का सोचने का नजरिया, तरीका बदलिए, धीरे धीरे आप खुद बदल जाइएगा। तो चलिए इसी कोड के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेट्स केयर अप। इसका पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। बहुत सारा चीज़ मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ, सिर्फ पीडीएफ नहीं मिलता है, आपको क्यूज मिलता है और बहुत सारा जो है सर लर्निंग सेक्शन वहाँ पे मिल जाता है। तो जाइएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, और उसका प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए और अपने नॉलेज को इन्हेंस कीजिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज वाले सेक्शन में देखेंगे 1 नवंबर। तो 1 नवंबर को एक नहीं, एसएससी एमटीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो उसका आंसर है से 8 है, आप लोग देख लीजिएगा। तो कौन कौन से स्टेट है, आंध्र प्रदेश से आप लोग ध्यान रखिएगा, और आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है। और हाँ, मैं लेक्चर में बीच बीच में बहुत सारा चीज़ जो है से बोलते चलूंगा, तो आप लोग अगर A4 साइज का एक पेपर लेकर बैठिएगा या सीट लेकर बैठिएगा तो आपका नोट्स भी बन जाएगा, जो कि स्टैटिक वाले पोर्शन में आपको हेल्प करेगा। तो ये काम आप लोग जरूर कीजिएगा। और लेक्चर यह बंद होने वाला नहीं है, हो सकता है कि 1 या 2 दिन कहीं मैं ट्रेवल करूँ तो हो जाए, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसको जो है कंटिन्यू करूँ। तो आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस है, 1956 में इसका स्थापना किया गया था। सेकेंड पे आता है तमिलनाडु, जो कि 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना किया गया था। इसको पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, जो कि 1969 में जो इसका नाम चेंज किया गया। 1969 याद रखिएगा, ठीक है ना। 1969 में क्या हुआ था, तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज शुरू किया गया था। हरियाणा स्टेट देख लीजिएगा, ये भी 1 नवंबर 1966 का है, तो इसका स्थापना दिवस भी सेम है। पंजाब का भी है, से वही है, 1966 में इसका स्थापना हुआ था। केरला आता है 1 नवंबर 1966 को, और कर्नाटक आता है 1 नवंबर 1973। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था, और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। यह भारत का 26वां राज्य बना था, अगर आपको याद हो तो। झारखंड के साथ ये अलग हुआ था ना सन 2000 ईस्वी में। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था कि छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड और झारखंड एक और ऑप्शन देकर पूछते थे कि सन 2000 ईस्वी में किस राज्य का गठन नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे साथ ये अलग हुआ था। अलग बात है कि ये 1 नवंबर को अलग हुआ था और हम 15 नवंबर को अलग हुए थे।
लेकिन हमारा ईस्वी सन सेम था। तो टोटल 8 स्टेट्स के बारे में याद रखिएगा। तो पहले आप जो देखते थे इस तरह से राज्य, उस तरह से नहीं थे। जब आज भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय 14 राज्य थे। और पहले तो आपको पता होगा, उससे पहले आपको 565 जो है प्रिंसली स्टेट्स देखने को मिला होगा, मतलब मिलता था। लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा जो है से क्या किया गया, बहुत सारा प्रिंसली स्टेट को जो है से रीऑर्गेनाइज करके जो है इस तरह से स्टेट का जो है फॉर्म दिया गया। तो स्टेट्स को आप लोग देखते चलिएगा। इधर केरला है, कर्नाटका देखने को मिल जाएगा, इसको इधर आपको हरियाणा, पंजाब देखने को मिल जाएगा। अलग अलग देखते चलिएगा, छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। तो स्टेट का लोकेशन आप लोग देखते चलिएगा और इसका बाउंड्री भी आप लोग देखते चलिएगा किसके साथ इसका बाउंड्री लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे था 1 नवंबर को। और 1 नवंबर को हम लोग वीगन डे भी मनाते हैं ना, याद रखिएगा, वीगन डे, ठीक है। वीगन डे भी मनाया जाता है 1 नवंबर को। ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए पहला न्यूज़ देखते हैं क्या है। तो अभी आपको पता होगा झारखंड में 4th साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जो कि रांची में हुआ। कहाँ पे? रांची में हुआ। तो इसमें जैसे भारत जो है मेडल टैली में टॉप कर गया। क्या कर गया? भारत मेडल टैली में टॉप किया। तो 20 गोल्ड जीता गया, 20 सिल्वर और 18 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। तो मेडल टैली में टॉप कौन रहा? तो इंडिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो पहले तो इंपॉर्टेंट यही बनेगा कि ये हुआ कहाँ, किस नंबर का एडिशन था, अलग तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो 4th जो है एडिशन था, साउथ एशियन एथलेटिक सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप था, जो कि रांची में हुआ 2025 में। और कहाँ पे हुआ था? तो बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची में। अब इसका मस्कट भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मस्कट जो है दलमा है। क्या है मस्कट इसका? जिसका शुभंकर बोलते हैं, दलमा है, जो कि एक बेबी एलिफेंट है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है? यह एक एलिफेंट है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य यहाँ से याद रखिएगा। ये जो है पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा, जमशेदपुर में, जिसको कि 1975 में जो है अभयारण्य घोषित किया गया था, यानी कि स्थापना इसका किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। जो कि क्या है, ये जो है एलिफेंट के लिए कंजर्व्ड है। ये भारत का पहला हाथी अभयारण्य बोला जाता है दलमा को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंडिया जो है होस्ट किया है इस इवेंट को, किसके बारे में बात किया जा रहा है? साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप को 3 बार जो है इंडिया होस्ट किया है। अब मेडल टैली पर थोड़ा सा आप लोग नज़र डाल लीजिएगा कि इंडिया अगर टॉप किया तो और कौन से थे। फिर सेकंड पे श्रीलंका रहा, टोटल 16 मेडल रहा, गोल्ड इसके पास 14 था। नेपाल थर्ड स्थान पे रहा, गोल्ड ये नहीं जीता, लेकिन ओवरऑल 6 मेडल यह जीता। बांग्लादेश आया, ये जो है 3 टोटल मेडल जीता, इसके पास जो है गोल्ड और सिल्वर नहीं था, ब्रॉन्ज 3 जीता गया। मालदीव जैसे टोटल मतलब एक ही मेडल जीत पाया, जो कि एक था ब्रॉन्ज मेडल, और भूटान को कोई मेडल नहीं मिला। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक तो आपका जो है इंडिया इंपॉर्टेंट है, मेडल टैली को टॉप किया है, तो इतना याद रखिएगा कि टोटल मेडल भारत कितना जीता, तो 58, और गोल्ड का संख्या याद रखिएगा। ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है 2 पॉइंट से, ठीक है, टोटल और गोल्ड की संख्या। भूटान को कोई मेडल नहीं मिला, 0-0 मिला। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा कि जो 6 टीम थे, टोटल 6 टीम था, यहाँ पे आके देखिएगा तो पता चलेगा कि टोटल जो 6 टीम था, तो 6 टीम में जो कौन सा टीम जैसे कोई मेडल नहीं जीता, तो आपका आंसर भूटान होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ आपको रीड करने के लिए है, ठीक है, कि अगर आप लोग PDF मिल जाएगा आपके पास रहेगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग जब रीड करने बैठिएगा तो ये सब चीज़ आपको मिलेगा। अभी देखिए, अभी तो शुरू किया हूँ, अभी बहुत सारा चीज़ मैं इंक्लूड करूँगा। जो चीज़ यहाँ पे रहेगा मैं बोलूँगा, हो सकता है उसका नोट्स बनाकर जैसे PDF में आपको दिया जाए। अभी शुरू बस किया हूँ, देखिए आगे का बहुत सारा चीज़ इसमें चेंज किया जाएगा। तो इतना सारा चीज़ हो गया, ध्यान रखिएगा। अब हिस्ट्री को देख लेते हैं। साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप, जिसका पहला एडिशन जो है इंडिया ही होस्ट किया था 1997 में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1997 में जो है इंडिया होस्ट किया, 1998 में श्रीलंका होस्ट किया, 2008 में फिर से भारत होस्ट किया, 2025 में जो है फिर से भारत होस्ट किया, यानी कि भारत 3 बार जो है इस इवेंट को होस्ट कर चुका है सो फार। तो इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक साउथ एशियन एथलेटिक सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप को होस्ट करने वाला कंट्री कौन सा है, तो ये इसका भी आंसर भारत ही आपको लगाना है। तो डिटेल में इस न्यूज़ को डिस्कस कर दिया। ये जो स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 24 से 26 अक्टूबर तक हुआ था ना, ध्यान रखिएगा। लेक्चर को मैं डिटेल में कवर कराना चाहता हूं, तो थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हो कि यहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में बात किया जा रहा था। तो साउथ एशियन कंट्री में इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल इधर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इधर भी श्रीलंका है। तो ये सब कंट्री जो है साउथ एशिया में आते हैं। म्यांमार या थाईलैंड इधर नहीं होगा, वो सब साउथ ईस्ट एशिया में आता है, ध्यान रखिएगा। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वो सब,
ठीक है। तो वो सब म्यांमार इंक्लूड नहीं है इसमें, याद रखिएगा। बांग्लादेश इसमें है, ठीक है, साउथ एशिया में, लेकिन म्यांमार नहीं है, वो साउथ ईस्ट एशिया में काउंट किया जाता है। थोड़ा सा आप लोग मैप को देखकर चलिएगा, ये सब जो कंट्रीज़ हैं वो सब साउथ एशियन कंट्रीज काउंट किए जाते हैं। तो ये सब जो टीम भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ये सब इसी तरह से होगा, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, ये सब, ठीक है। मालदीव हिंद महासागर में इधर कहीं देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, इधर। अब यहाँ पे बात किया जा रहा था रांची डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो रांची होस्ट किया, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। रांची जो है से एरिया वाइज, क्या एरिया वाइज थर्ड जो है से बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का। इसका एरिया देखिएगा तो 5097, ठीक है, 5097 स्क्वायर किलोमीटर है। ये 8 जो है से अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा करता है। बाकी डिटेल में अगर रांची डिस्ट्रिक्ट को जानना है तो देख लीजिएगा, यहाँ पे 1899 में इसका स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर इसका रांची है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट 8 है, जो कि मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, झारखंड में। सब डिवीजन यहाँ पे 2 है, जो कि आपको रांची और बुंडू देखने को मिलेगा। ब्लॉक की संख्या यहाँ पे 18 है। एरिया 5097 किलोमीटर स्क्वायर है। ये जेसीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल पॉपुलेशन इसका कितना है, तो 29,14,253 एज पर द सेंसस ऑफ 2011। पॉपुलेशन डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, 572 है। 23.9% जो है इसका 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है। सेक्स से 949 है और 4 सेक्स से 938 है। लिटरेसिटी यहाँ का सबसे अधिक है, 76.06%। और यहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें हैं। सबसे अधिक विधानसभा की सीट पूछेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो रांची डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो डिटेल में ये न्यूज कवर हो गया। मैप में भी बता दिया कि साउथ एशियन कंट्री जो है कौन कौन से होते हैं, कौन जीता, कौन कोई नहीं जीता, कहाँ पे इवेंट हुआ, ओके, कितने टीम से, सारा चीज जो है डिटेल में। नेक्स्ट न्यूज की ओर, तो झारखंड में 4 जो है नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी इसको मिल चुका है। 4 मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ पे होंगे देखिएगा, तो खुट्टी में 50 सीटों का एक कॉलेज खुलेगा। साथ ही साथ जामताड़ा, धनबाद और गिरिडीह में 100 बेड वाला एक MBBS कॉलेज खुले जाएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ और एक 4 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका जो स्थापना किया जाएगा वह PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे किया जाएगा, यानी कि सरकार के साथ साथ प्राइवेट कंपनी जिसमें आपको पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये रहे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री यानी कि हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी। तो इनके द्वारा बोला जा रहा है कि दूसरे चरण में गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, सरायकल में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। जब खोले जाएंगे तब डिस्कस कर लेंगे। फॉर द टाइम बिंग जो जिसको मंजूरी मिल चुका है उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये जो हेल्थ मिनिस्टर हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा, मतलब याद रखिएगा कि जो हेल्थ का टॉपिक आता है वह जो है स्टेट लिस्ट में आता है। ये स्टेट लिस्ट में पढ़े होंगे ना, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो हेल्थ जो आता है वह स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और इतने सारे मेडिकल कॉलेज जो खोले जा रहे हैं तो आपको पता होगा WHO बोलता है 1:1000, यानी कि 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर होने चाहिए। और जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे डॉक्टर का रिक्वायरमेंट भी होगा। तो अधिकतर डॉक्टर कहाँ से आएंगे, तो डॉक्टर तो फैक्ट्री में बनेंगे नहीं, तो उनके लिए आपको मेडिकल कॉलेज तो देना होगा। तो मेडिकल कॉलेज जब बनेंगे तो डॉक्टर निकल कर आएंगे, तो इससे हेल्थ फैसिलिटी जो है और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। लोग आपको पता होगा कि अगर 6 बजे लाइन में लगे हुए हैं तो उनका 1 बजे तक नंबर आता है, तब तक उनका कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो अगर डॉक्टर ज़्यादा रहेंगे तो इलाज जो है जल्दी हो सकेगा, और इलाज जल्दी होगा तो उनको प्रॉब्लम कम झेलना पड़ेगा। ये सब कुछ चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए झारखंड में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कुछ है यहाँ पे जो कि स्टैटिक पोर्शन में आपको हेल्प करेगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहला था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसको एम्स बोलते हैं। एम्स देवघर में है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना यानी कि बोलिए कि फाउंडेशन रखा गया था 2018 में, लेकिन 2022 में यह बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। तो 2022 में बना था, याद रखिएगा। राजेंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसको रिम्स के नाम से जानते हैं, रांची में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके स्थापना कब हुआ था, तो बहुत पुराना है, इंडस वाटर ट्रीटी जब हुआ था उस समय का है। ये झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। MGM मेडिकल कॉलेज, ये है महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज है, ये जमशेदपुर में देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना 1961 में किया गया था। पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज का नाम जो है बदलकर जो है अब कर दिया गया, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। 2020 में इसका नाम चेंज किया गया था, ठीक है। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, 2019-20 में। उसका पलाऊ मेडिकल कॉलेज एंड जो हॉस्पिटल है उसका नाम जो है राजा मेदिनीनगर के नाम पर रखा गया है, ठीक है, राजा मेदिनीनगर के नाम पर रखा गया है।
ये भी 2019 का है। उसके बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज भी देखने को मिलेगा, दुमका मेडिकल कॉलेज भी देखने को मिलेगा, दिघी दुमका में। इसका नाम जो है से फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रखा गया है। इसकी स्थापना भी 2019 में किया गया था। ठीक है, ये सब कुछ झारखंड के मेडिकल कॉलेज है। स्थापना कब हुआ था सब कुछ बता दिया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हजारीबाग जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के नाम पर रखा गया है, जो कि अभी मेरे माइंड से निकल गया, इसीलिए मैं इसको डिस्कस नहीं किया। क्या था यार, कभी कभी निकल जाता है। ये सब कुछ देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ये सब न्यूज में आ रहा है, इंपॉर्टेंट बनेगा। तो हाँ, कहाँ कहाँ पे था तो देख लीजिएगा। एक खुट्टी है, जामताड़ा, धनबाद और गिरिडीह, मैप में इसको देख लीजिए। ये रहा खुट्टी डिस्ट्रिक्ट, जो कि क्या है 23वां डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का। 12 सितंबर 2007 को इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद यहाँ पे जामताड़ा, धनबाद और गिरिडीह, ये सब देखते चलिएगा आप लोग। तो धनबाद और गिरिडीह तो आपको उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में देखने को मिलेगा। जामताड़ा जो है से आपको साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल में देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ डिस्ट्रिक्ट के लोकेशंस हैं, आप लोग देखते चलिएगा इसको भी। चलिए एक और शॉर्ट न्यूज को कवर कराता हूँ। ये आता है IITF 2025। ये आता है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 में। इसका आयोजन जो है से दिल्ली में देखने को मिलता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो धरती आबा हैं भगवान बिरसा मुंडा जी और सिदो कान्हो जो कि फ्रीडम फाइटर्स भी थे, उनका जो है से मूर्ति जो है इंस्टॉल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मूर्ति को इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि लगभग 7 फीट का रहने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रहा है। तो बिरसा मुंडा और जो सिदो कान्हो है जो सब झारखंड में आपको फ्रीडम फाइटर्स देखने को मिलेंगे। जो कि बिरसा मुंडा जो है से क्या किए थे, 1895 से 99 के बीच में बिरसा मुंडा मूवमेंट को लीड किए थे। और संथाल रिबेलियन किसके द्वारा लीड किया गया था? तो ये किया गया था सिदो कान्हो के द्वारा। सिदो कान्हो एक पर्सनालिटी नहीं है, 2 भाई थे सिदो कान्हो, उसके साथ चांदन भैरव भी थे, और फूलो और झानो सब जो है संथाल रिबेलियन से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो बिरसा मूवमेंट हुआ था इसका रिपरकशन ये था कि ये आपको देखने को मिलेगा जो CNT एक्ट आया था, CNT एक्ट 1908 का, वह इसी का जो है परिणाम था। ओके, और संथाल रिबेलियन कब शुरू हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है 30 जून 1855 को शुरू हुआ था। 1855 को ये संथाल परिणाम हुआ था, और 30 जून को हूल दिवस भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे स्टैटिक जीके में। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो है टॉपिक आपको हेल्प करेगा हिस्ट्री ऑफ झारखंड, जो कि GS पेपर 3, ठीक है, JPSC मेंस GS पेपर 3 हिस्ट्री ऑफ झारखंड टॉपिक देखने को मिलेगा, जिसमें बिरसा मूवमेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट इन झारखंड एंड नेशनलिस्ट स्ट्रगल में आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन मैं यहाँ पे देते जा रहा हूँ, इसको करते चलिएगा कि बिरसा मुंडा जो विद्रोह है और जो संथाल विद्रोह है उसके कारण और परिणामों के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, एनालाइज द काउज एंड इफेक्ट ऑफ बिरसा मुंडा रिवोल्ट एंड संथाल रिवोल्ट, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग लिखने का कोशिश कीजिएगा। तो क्लियर होगा, ये सब चीज़ देख लीजिएगा। फिर से ये न्यूज में आएगा, ठीक है, फिर से न्यूज में आने वाला है, आपको इमेज के साथ उस समय दिखाऊंगा जब वहाँ पे इन लोग का स्टेच्यू को इंस्टॉल किया जाएगा। और इतना ही नहीं है, सिर्फ मूर्ति को इंस्टॉल नहीं किया जाएगा, इनके बारे में और सारा चीज़ बताया जाएगा कि कैसे कैसे जो है ये फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में जो है इस वजह से अपना योगदान दिए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिएगा कम से कम 400 वर्ड में। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपको आज के थंबनेल में देखने को मिला होगा, सारंडा अभयारण्य वाला प्रकरण। देखिए हुआ क्या था कि जो एपेक्स कोर्ट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट है भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो उनके द्वारा डायरेक्ट किया गया था झारखंड गवर्नमेंट को कि जो सारंडा फॉरेस्ट है उसका पार्ट को आपको सेंचुरी जो है डिक्लेयर करना है। बट जो है स्टेट के द्वारा जो है काफ़ी टाइम से इसको जो है डिले किया जा रहा है। इसका रीजन आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या जो है रीजन है। तो मेजर चैलेंज यहाँ पे क्या है समझिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है बोल रहा था कि आपको जो है 31,468.25 हेक्टेयर एरिया को जो है सेंचुरी घोषित करना है। यहाँ पे अगर स्क्वायर किलोमीटर में पूछेगा तो 314 आएगा ना, याद रखिएगा। 10⁴ अगर मीटर स्क्वायर आता है तो ये 1 हेक्टेयर के बराबर आता है। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, 314 वर्ग किलोमीटर आएगा। ठीक है, अप्रोक्स यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो इतना को सेंचुरी जैसे घोषित करने की बात किया जा रहा था, परंतु जो स्टेट गवर्नमेंट है ऐसे बोल रही कि नहीं भाई इतना हमसे नहीं हो पाएगा,
24,000 जो 941 हेक्टेयर एरिया है उसी को हम सेंचुरी घोषित करेंगे। ठीक है, इतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो एक तो मेजर कंसर्न यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद झारखंड गवर्नमेंट जो है से प्रपोजल अभी सेंड किया है कि 22 जो है और अधिक खदान जो है से खोले जाने की और उसमें माइनिंग करने के लिए हमको अलाउ किया जाए, क्योंकि अगर अभ्यारण्य घोषित हो जाता है तो आपको पता होगा उसमें जो है से जो ये सब एक्टिविटीज़ है उसको जो है से बैन कर दिया जाता है, परमिट नहीं किया जाता है। ओनली आपको माइनर एक्टिविटी जो है से जो कि इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न ना हो उसी को अलाउ किया जाता है। तो ये सब था कंसर्न। नेक्स्ट देखिएगा, कल्चरल एग्जिस्टेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द लोकल इनहेबिटेंट्स सच एज मुंडा हो एंड पीबीटीसीज विल बी एडवर्सली अफेक्टेड अंडर द 5th शेड्यूल। ये जो एरिया आता है सरंडा वाला वो जैसे 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है। और 5th शेड्यूल में आपको पता होगा जो ट्राइबल लोग हैं या फिर जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके राइट के बारे में पे बात किया जाता है, उनको आपको अफेक्ट नहीं करना है, 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है। तो सब एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये भी एक चैलेंज आता है। नेक्स्ट आता है कि अगर इस तरह से डिक्लेरेशन होता है तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है FRA 2006 और पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया वो सब में जो है अफेक्ट होगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट में क्या होता है कि बहुत सारे ट्राइबल लोग देखिएगा तो फॉरेस्ट जंगल में जाते हैं और तेंदुपत्ता जिसको केंदुपत्ता ही बोलते हैं उसको जो है तोड़ते हैं, महुआ है या फिर और भी जड़ी बूटी या फिर कंदमूल है जिसको जो है से बेचकर जो है अपना रोजी पूंजी चलाते हैं। ठीक है, तो अगर उसको अभयारण्य घोषित कर दिया जाएगा तो जो है से उनको ये सब लाभ नहीं मिल पाएगा। और इसमें पंचायत का भी होता है, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया की पंचायत का हक होता है, तो पंचायत का भी अधिकार छीन जाएगा। तो ये भी एक कंसर्न आता है, ये सब राइट का जो है से हनन हो सकता है। नेक्स्ट आता है मेजर कंसर्न की सेल जो है से एक इशू रेज किया है कि भाई अब इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। बोकारो स्टील लिमिटेड जिसके स्थापना 1964 में 3rd 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन में किया गया था, और आपको पता होगा आप लोग पढ़े होंगे कि ये सेल की स्वामित्व वाली कंपनी है, यानी कि इसका ऑनरशिप किसके पास है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो वही ये बोल रहा है यहाँ पे। और क्वेश्चन आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि जो अभी सरंडा में ना एक नहीं आपको बहुत सारा जो है माइंस देखने को मिलेगा जो कि आगे मैं डिस्कस करूंगा, आगे का यहीं भी आ जाएगा कि यहाँ पे 26% देश का 26% जो आयरन ओर्स है यहीं पे है। ठीक है, तो अगर इसमें आप लोग अभयारण्य घोषित कर देते हैं तो हम तो माइनिंग नहीं कर पाएंगे, और माइनिंग नहीं कर पाएंगे तो झारखंड जो 20 से 25% जो है से स्टील का उत्पादन कर रहा है वह नहीं कर पाएगा। और आप जो है से भारत को इतना विकसित राज्य बनाने की मतलब विकसित देश बनाने की दिशा में जा रहे हैं, तो ये सब कैसे होगा। तो ये सब सेल का जो है से कंसर्न जो है से दिया जा रहा है। तो ये सब 26% नेशंस का आयरन ओर्स है, तो अगर यहाँ पे नहीं निकलता है तो सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, इतने सारे जो ऐसे मतलब रेरा आप लोग बना के रखे हैं, तो अगर स्टील ही नहीं रहेगा, रोड ही नहीं आएगा, तो ये सब कैसे जो है से डेवलपमेंट हो पाएगा। तो सेल का जो है से ये भी कंसर्न यहाँ पे आ रहा था। सरंडा में बहुत सारे आयरन ओर्स का माइम देखने को मिलेगा, जिसमें मेजर देख लीजिएगा, थोड़ा याद रखिएगा, ध्यान सुनिएगा। गोवा है, नौमुंडी है, किरीबुरू है और चिरिया है। चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिएगा, ठीक है, बैक करके। ये सब कुछ कंसर्न था जिसके चलते इसको अभयारण्य घोषित करने में जो है डिले हो रहा है। और डिले यहाँ पे देख लीजिएगा, सरकार यहाँ पे ये चाह रही है अगर इसको अभयारण्य घोषित हो जाता है ना तो सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है माइनिंग से आता है। तो अगर माइनिंग एक्टिविटीज़ नहीं होगा तो सरकार को रेवेन्यू का काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, इसीलिए सरकार जो है आनाकानी यहाँ पे कर रही है। बाकी देखिएगा जो लोकल लोग हैं वो भी जो है यहाँ पे विरोध कर रहे थे कि इसको अभयारण्य घोषित मत करो भाई, अभयारण्य घोषित कर दोगे तो जो कंदमूल जड़ी बूटी या फिर हम लोग जो तेंदुपत्ता ये सब जो ला रहे हैं वो सब हम लोग नहीं ला पाएंगे। तो ये सब जो है कुछ मेजर कंसर्न था जो कि ध्यान में रखना है। अब चैलेंज जो है ये जो चैलेंज है उसको कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या यहाँ पे कदम उठाया जा सकता है सरंडा के लिए। देखिए स्ट्रिक्टली आप लोग रेगुलेट करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा माइनिंग एक्टिविटीज़ को, क्योंकि आपको पता होगा 2014 में एमबी शाह कमेटी आया था, याद है 2014 का जो एमबी शाह कमेटी आया था वो बोल रहा था कि यहाँ पे 14,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है इलीगल माइनिंग देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस तरह से माइनिंग किया जा रहा है कि बहुत सारा ममैल्स, बटरफ्लाई ये सब जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। और हाथी देखिएगा तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कॉरिडोर्स बनाया गया है उसमें सिर्फ जो है सरंडा में जैसे इधर उधर मूव कर रहे हैं, वो सब छत्तीसगढ़ उड़ीसा में जो है भाग जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर एक्टिविटी सब होता है तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी आपको देखने को मिलेगा कि जानवर जो है से घर उजाड़ते हुए नजर आते हैं, फसल बर्बाद करते हुए नजर आते हैं, या फिर लोगों पर अटैक करके इवन उनकी जान भी ले लेते हैं। ये सब कुछ मेजर कंसर्न आता है।
ठीक है। नया लीज आपको नहीं देना है और लागू करना है जो इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स है, ठीक है, जो वर्तमान में जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे ऐसा आप लोग खनन कीजिए कि इन्वायरमेंट को कम से कम जो है से नुकसान हो। फॉरेस्ट लैंड को आपको जो है से चिन्हित करना है और साथ ही साथ ओवरलैपिंग को जो है से अवॉइड करना है और जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है उसको आप लोग मिसयूज नहीं करना है, सब ध्यान रखिएगा। सरंडा को बोला जा रहा था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कीजिए। अब देखिए ये सब जो वे फॉरवर्ड है ये सब कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सरंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करना था सिर्फ उसी के लिए है। बहुत लंबे समय से बहुत सारा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे निकल कर आ रहा था वो सबके लिए जो है वे फॉरवर्ड यहाँ पे दिया गया है ना। तो सरंडा को आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित अगर कर देते हैं और इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप लोग प्रोटेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। और आपको पता होगा यहाँ पे ना इसको स्पोर्ट्स अभयारण्य 1968 डेट याद रखिएगा 1968 में इसको स्पोर्ट्स अभयारण्य भी घोषित इसको किया गया था। और कम्युनिटी राइट को भी आपको ध्यान रखना है जो कि ट्राइबल और जो है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स है उनके बारे में भी आपको सोचना है अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है 2006। अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स भी आपको लाना पड़ेगा लोकल जो कम्युनिटी है उनके लिए। होता क्या है कि हम लोग ना कोई भी चीज़ जैसे कि सरकार ने प्लास्टिक बैन करने का काम करती है और जो कागज़ का प्लास्टिक लाती है या फिर जूट का उसको प्राइस इतना ज़्यादा हाई करके रखती है कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी चीज़ को विकल्प आप लोग ला रहे हैं और चाहते हैं कि उसको ख़त्म करना है आपको तो करना क्या होगा, कुछ ऐसा चीज़ लगी जो कि कम दाम में हो और अफोर्डेबल होना चाहिए, और एक्सेसिबल होना चाहिए, तभी तो लोग उसकी तरफ स्विच करेंगे। नहीं तो पता चला कि महंगा कर दिए, ऐसे प्लास्टिक 40 रुपये प्रति किलो मिल रहा है और अब जो ऐसे आ रहा है जो जूट का या फिर कागज़ का वो जो ऐसे आपको 60 रुपये या फिर 80 रुपये मिल रहा है, तो लोग उसकी तरफ से स्विच क्यों करेंगे। तो लोकल कम्युनिटी को भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर यहाँ से अगर अभ्यारण्य घोषित करते हैं लोग यहाँ पे विस्थापित होते हैं तो उनको इस तरह से आप लोग स्किल प्रोवाइड कराइए कि ये सब जो अगर मान लेते हैं कि पत्ता वगैरह मिलते हैं जड़ी बूटी लाते हैं तो उसके अलावा भी कुछ काम वो कर सकें, नहीं तो पता चला कि ये सब भटकते चलेंगे फिर तो ये सब गलत बात होगा। रिस्टोर डिग्रेडेड एरियाज थ्रू कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन एंड हैबिटेट रिस्टोरेशन इनिशिएटिव। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चीज़ एरिया को आप बर्बाद कर चुके हैं उसको क्या कीजिए वहाँ पे फिर से जो है से वन लगाइए और जो हैबिटेट है उसको रिस्टोर कीजिए ताकि जीव जंतु पुनः वहाँ पे रह सकें। एंटी पोचिंग जो है से यहाँ पे बढ़ावा आपको नहीं देना है, उसको स्ट्रेंथन करना है और इंक्रोचमेंट को भी जैसे बंद करना है। और उसके लिए आपको ज्वाइंट फॉरेस्ट कम्युनिटी पेट्रोल भी करना पड़ेगा, ठीक है। लोकल लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, कम्युनिटी से पूछना पड़ेगा कि भाई कि कैसे इसको काम करना, अकेले आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो पार्टिकुलर एरिया में लोग रह रहे हैं वो सब उस पर डिपेंड होते हैं। तो कुछ ऐसा आप लोगों को काम करना है कि वही लोग भी हैम्पर नहीं हो। पता चला कि थोड़ा बहुत लकड़ी अपना पर्सनल यूज के लिए ला रहे हैं आप उसको जो है से जेल में जाकर बंद कर दे रहे हैं तो अच्छी बात होगी नहीं, ठीक है। यही सब है कि कंजर्वेटिव मेजर्स के लिए लोकल लोगों को भी आपको ध्यान लेकर चलना है। तो ये सब कुछ था, टोटल प्रकरण आपको मैं समझा दिया, समझ में आ चुका होगा कि मेजर चैलेंज सरकार का क्या क्या है, सेल का क्या चैलेंज है, क्यों इसको जल्दी से अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा रहा है, क्या क्या स्टेप जो है हम लोग उठा सकते हैं इसके लिए, और बहुत सारी चीज़ इसमें डिस्कस किया गया। सारंडा के बारे में याद रखिएगा, सारंडा को बोलते हैं द लैंड ऑफ 700 हिल्स। क्या बोलते हैं? द लैंड ऑफ 700 हिल्स। ये किस भाषा में है? तो ये जो है से हो भाषा में है, हो लोगों, ठीक है, ठीक है। हो लोगों को लड़का कोल भी बोला जाता है ना, हो लोगों को लड़का कोल भी बोला जाता है, जो कि एसआर टिकल के द्वारा कहा गया था, जेपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। और हो जो है भाषा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह के अंतर्गत आता है ना, सब कुछ ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है सारंडा। और सारंडा में एक हिल है, सारंडा में हिल है जो कि झारखंड का 3rd हाईएस्ट पीक है ना, 3rd हाईएस्ट पीक है। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं आ रहा है बट 3000 फीट के आसपास है, बहुत दिन से छूट गया है ना भाई, 3000 फीट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। ये सब आज डायरेक्ट न्यूज़पेपर का कटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि समय आज कम था और लेक्चर को मैं नहीं चाह रहा था कि 2 नवंबर से शुरू करूँ, 1 नवंबर से मैं इसको शुरू करना था। थोड़ा सा ये लेक्चर आपको लेट से मिलेगा बट आज से इसको शुरू किया जा रहा है। कार्तिक उरांव के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा 29 अक्टूबर को जो है इनका
जन्म दिवस जो है से मनाया गया था। तो कार्तिक उरांव के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। और झारखंड जीके में आप लोग पढ़े हुए कि 1967-68 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ है, इनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। देखिए चाईबासा में एक न्यूज निकल कर आया था कि जो चाईबासा सदर अस्पताल है उसमें HIV संक्रमित जो है से बच्चों को जो है से रक्त चढ़ाया गया था। तो काफ़ी ये न्यूज में ठीक है लेकर आ रहा था। ये बोल रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री जो है से कैसे लेकर काम कर रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, सब न्यूज में चल रहा था। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो न्यूज निकल कर रहा हुआ चाईबासा से निकल कर रहा है, चाईबासा सदर अस्पताल से। क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे ये प्रकरण देखने को मिला था ना डायरेक्ट। और यहाँ पे देख लीजिएगा, एशिया मास्टर खेल के लिए 24 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। यह आपको रांची से चयन हुआ है। ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा 5 से 9 नवंबर तक। तो जब यहाँ पे विजेता निकल कर आएंगे तो फिर से इसको डिस्कस करूंगा। फॉर द टाइमिंग याद रखिएगा, तमिलनाडु में यह इवेंट हो रहा है। एशिया मास्टर खेल 24 खिलाड़ियों का चयन यहाँ पे किया गया है। कार्तिक उरांव के बारे में हेमंत सोरेन जी भी कुछ बोल रहे थे, इनके बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ये लोहरदगा से 3 बार सांसद रहे थे। 1971 में संचार राज्य मंत्री व 1958 में पर्यटन व नागर उड्डयन मंत्री भी ये रहे थे ना, ये सब चीज़ याद रखिएगा। 1981 में आपको पता होगा 26 जून 1981 को बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। तो उसमें बोला जा रहा है कि इनका भी कंट्रीब्यूशन था कार्तिक उरांव का, ठीक है, याद रखिएगा। IIT के प्रोफेसर हैं जो कि हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन बना है। आपको पता होगा एनर्जी को लेकर कितना हो हल्ला यहाँ पे मचा रहता है। तो ये जो प्रोफेसर हैं वह कहाँ के हैं, तो IIT धनबाद के हैं, ठीक है, IIT धनबाद के। तो उन्हीं के द्वारा जो है से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण जो है से यहाँ पे किया गया है। ये बोला जा रहा है कि कॉपर कैटलिस्ट का प्रयोग करके जो है से ऐसा काम किया गया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक भी बन जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ से निकल कर आ रहा था IIT धनबाद से। 2016 में इसको IIT का दर्जा मिला था ना। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था बताइएगा। अब देखते हैं कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो जस्टिस सूर्यकांत हैं वह जो है से भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू की तरह नियुक्ति किया गया है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। वो जो है BR गवई का स्थान लेंगे जो कि 52वें नंबर के CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका नंबर डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कितने नंबर के चीफ जस्टिस है ना। एग्जाम में सारा क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है, कुछ इजी क्वेश्चन भी आता है। और आपको क्या लगता है कि सब एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा 51, 52, 53, 54 जब देखिएगा ना और एग्जाम में प्रेशर जब बनेगा ना तब पता चलेगा आपको, ठीक है, वहाँ पे गलती हो जाएगा क्वेश्चन जानते हुए भी। थोड़ा सा इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस और जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट अनुच्छेद 124 क्लॉज नंबर 2 के तहत किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहता है ये आर्टिकल, जिसके बारे में देखिएगा प्रेसिडेंट के द्वारा जो है अपॉइंट ये किए जाते हैं। अगर हाईकोर्ट में आइएगा तो आर्टिकल 217 क्लॉज नंबर 1 के तहत जो चीफ जस्टिस और अदर जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 217 क्लॉज 1 याद रखिएगा और सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 क्लॉज नंबर 2 याद रखिएगा। तो यह जस्टिस सूर्यकांत। तभी बहुत सारा चैलेंज इनके पास है। सरंडा का भी मैटर अब इन्हीं के पास जाएगा। अभी ये नहीं लेंगे, आप अब देखने को मिलेगा यह 24 नवंबर से यह, ठीक है, इस पर पासित होंगे। और 9 फरवरी 2027 तक आप लोग अस्थिर रह सकते हैं, यानी कि ये चीफ जस्टिस रहेंगे। तो टेंशन आपको नहीं रहेगा कि और याद करना है। अभी सरदार पटेल के आपको पता होगा 150वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया 31 अक्टूबर को। 150वीं जयंती, 100वीं जयंती, 50वीं जयंती या 25वीं जयंती किसी का मनाया जाता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हम लोग बिरसा मुंडा, भगवान जो बिरसा मुंडा जी है उनका भी जो है से 150वीं जयंती मनाने वाला है। साथ ही साथ झारखंड स्थापना का सिल्वर जुबली यानी कि 25 साल होने वाला है। तो ये भी न्यूज आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब देख लीजिएगा। नेशन जो है 150वां बर्थ एनिवर्सरी सरदार पटेल जी का मना रहा है यहाँ पे। तो 31 अक्टूबर 2025 को ये पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका यूनाइट करने में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था, इसीलिए उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया या फिर लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। वे जैसे खेड़ा मूवमेंट को लीड किए थे 1918 में, बरादोली मूवमेंट को लीड किया 1928 में, जहाँ पर वहाँ के महिलाओं के द्वारा इनको सरदार को उपाधि दिया गया। कुछ और ऑफिस को होल्ड किए, जैसे कि फर्स्ट होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री बने थे और फर्स्ट ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे।
जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई भी प्रोविजन भारत के संविधान में नहीं है, उस तरह से डिप्टी सीएम का भी कोई प्रोविजन संविधान में नहीं है। होता क्या है यहाँ पे समझिएगा कि जो बहुत सारा पार्टी मिलकर यानी कि कोaliशन गवर्नमेंट जब बनता है तो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी को चीफ मिनिस्टर या फिर उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है कि भाई तुम भी खुश रहो कुछ, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सरदार पटेल जी के बारे में थोड़ा सा मतलब बहुत सारा क्यूज जो है टेलीग्राम पर शेयर किया गया था ना, आप लोग उसको जाकर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इतना आप लोग याद रखिएगा। 150वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है और इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस। अभी मैं क्या किया था कि टेलीग्राम पर ना एक क्वेश्चन पोस्ट किया, क्वेश्चन में क्या किया कि किसका जो है से पुण्यतिथि मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, तो बहुत सारे लोगों ने सरदार पटेल लगाया था। अरे भाई सरदार पटेल जी का 31 अक्टूबर को जन्म तिथि है, ना कि पुण्यतिथि, वह पुण्यतिथि है इंदिरा गांधी जी का, तो बहुत सारे लोग गलत मना जो है ऑप्शन टिक कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को है, जो कि कोइंसाइड करता है पटेल जी के जयंती के साथ। कुछ और मैं बता ही देता हूँ, गुजरात में एक नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा गुजरात में, जिसमें एक केवड़िया एक प्लेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है से जो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट है उसको एकता नगर के नाम से जाना जाता है। वहीं पर सरदार पटेल का 182 फीट का जो है से प्रतिमा स्थापित है, ठीक है। कहाँ पे स्थापित है वो सब क्वेश्चन में आज पूछा गया, क्वेश्चन ऑफ द डे में, इसलिए मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। एक जांबाज जेमिमा बोला गया है इनको, जेमिमा पर्सन है जो कि आपको पता होगा यहाँ पे लास्ट डे शतक लगाई थी, ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये फाइनल में गई थी। भारत तीसरी बार जो है वर्ल्ड कप की विमेन वर्ल्ड कप के बारे में बात की जा रही है, उनके फाइनल में ये जा चुके हैं। तो फाइनल ये संडे को होने वाला है, तो ये फिर से न्यूज में आएगा, तो देखेंगे कि भारत इसको इवेंट को जीता या फिर नहीं जीता। तो वर्ल्ड कप का इवेंट है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर हम लोग फाइनल में गए हैं तीसरी बार। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत कितनी बार फाइनल में पहुंचा, तो तीसरी बार। सब छोटे छोटे न्यूज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में। तो आज का लास्ट जो होगा लेक्चर को एंड करता हूँ बाई आस्किंग दिस क्वेश्चन कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका है, सरदार पटेल जी का। इसका निर्माण किस टापू पर हुआ है, सागर द्वीप, राणा बेट, साधु बेट या फिर महेश्वर द्वीप पर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिएगा, नेक्स्ट डे डिटेल में इसको मैं एक्सप्लेन करता हुआ नजर आऊँगा। बहुत सारा चीज़ देखिए इस लेक्चर में इंक्लूड करना है, अभी मैं आज नहीं कर पाया, जो कि अगले दिन से देखने को मिलेगा। थोड़ा थोड़ा चीज़ों को जो है से कस्टमाइज करके धीरे धीरे मैं ऐड करता चलूँगा, एक ही बार तो सारा चीज़ हो नहीं पाएगा, ठीक है, एक ही बार में कुछ नहीं हो पाता है, धीरे धीरे चीज़ मिलेगा। बाकी पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लेक्चर अगर जैसा भी लगता है आप लोग बताइएगा, और पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको यह हेल्प करता है दूसरे लोगों को भी यह हेल्प करेगा। वंदे भारतम, जय हिंद।